बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 15 मई 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के सवालात मुझे रिसीव हुए और अब भी रिसीव हो रहे हैं कि तुर्की के सदारती इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ बताइए, नताइज शेयर कीजिए। इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस ग्रैब की हुई हैं। तुर्की के सदारती इंतख़ाबात जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में हैं। क्यों ना हो, क्योंकि तुर्की के सदारती इंतख़ाबात की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा अहमियत है, ना सिर्फ नेटो के लिए, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, बल्कि तुर्की का सदर, तुर्की के सदारती इंतख़ाबात जो हैं वो रशिया, चाइना, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान समेत OIC कंट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल क्यों हैं, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और तुर्की का सदारती निज़ाम बिल्कुल सादा देसी ज़बान में आपको समझाऊंगा कि तुर्की का जो वोटिंग सिस्टम है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, आपकी नज़र से भी बहुत सारी वीडियोस गुजरी होंगी जिनमें एर्दोगान के हक़ में नारे बुलंद करके मुबारकबादें देकर कहा जा रहा है कि मुबारक हो, एर्दोगान एक मरतबा फिर से तुर्की के सदर मुंतखब हो गए। तो जवाब ये है कि ऐसा नहीं है। तुर्की के सदर जो हैं वो एर्दोगान एक मरतबा फिर से मुंतखब नहीं हुए। दूसरा सवाल कि क्या वजह है कि वोट्स तो ज़्यादा एर्दोगान ने लिए, तकरीबन 50% वोट्स जो हैं वो एर्दोगान के पास आ चुके हैं, तो फिर क्यों एर्दोगान तुर्की के सदर एक मरतबा फिर से मुंतखब नहीं हुए? तो इसका जवाब भी इस वीडियो के अंदर आपको सादा अल्फाज में आपको निज़ाम बताकर, तुर्की का जो सदारती निज़ाम है, जो वोटिंग सिस्टम है वो बताकर आपको मैं बताऊंगा कि क्यों एर्दोगान सदर मुंतखब नहीं हुए, हालांकि वोट एर्दोगान के ज़्यादा हैं। और क्या एर्दोगान के चांसेस हैं कि वो तुर्की के एक मरतबा फिर से सदर मुंतखब हो सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि 50-50% चांसेस हैं। एर्दोगान और जो दूसरे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं केमाल किलिचदारोग्लू, इनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो दारोग्लू हैं ये एक्चुअली कुर्तोग्लू हैं। आपको याद होगा जो टर्किश सीरियल आता था, टर्किश ड्रामा आता था, इसके अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर था कुर्तोग्लू का। तो ये जो दारोग्लू हैं इनको मैं कुर्तोग्लू क्यों कह रहा हूँ वो भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं इनमें आपको नज़र आ रहा होगा, अब ये ऊपर नीचे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त ये रिजल्ट्स हैं कि तुर्की के जो सदर, मौजूदा सदर हैं एर्दोगान, इनके वोट्स हैं 49.42%, यानी कि मेजॉरिटी लीड है इनके पास। थोड़ी बहुत लीड है, इतनी ज़्यादा नहीं जितनी गुज़िश्ता इंतख़ाबात की अगर बात की जाए तो एर्दोगान जो हैं वो 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं तुर्की के ऊपर। एक इस्लामी दुनिया का बहुत प्रोमिनेंट कंट्री है, नेटो का एक बहुत प्रोमिनेंट कंट्री है जिसको लीड कर रहे हैं एर्दोगान। तो एर्दोगान के लिए इतनी सी लीड जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्यों है वो भी बात करेंगे। खैर, जो दूसरे कैंडिडेट हैं केमाल किलिचदारोग्लू, इनके वोट्स अभी तक जो काउंटिंग हो चुकी है तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, इनके वोट्स हैं 44.88%, यानी कि एर्दोगान आगे हैं इवन के किलिचदारोग्लू से भी। और ये जो तीसरा कैंडिडेट आपको नज़र आ रहा है इसके वोट्स हैं 5.26%, यानी कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। हालांकि सबसे ज़्यादा वोट्स जो हैं वो इस बंदे के मैटर करते हैं। जो तीसरा बंदा है ये डिसाइड करेगा कि तुर्की का अगला सदर कौन होने वाला है। कितनी हैरत की बात है। लेकिन मैं आपको तुर्की का पहले निज़ाम समझा दूं। अब मैं आपको तुर्की के सादा अल्फाज में मैं स्किम स्कैन करके बताऊंगा आपको, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। तुर्की का सदर वो बनता है जिसके पास 50+1 वोट हो, यानी कि 50% से ज़्यादा आपके होने। अगर आपके 49.44% भी हैं जैसे एर्दोगान के हैं तो कोई मैटर नहीं करता। जब तक आपके 50% से ज़्यादा वोट नहीं हैं तो आप सिंगल मेजॉरिटी के साथ जो है वो हुकूमत नहीं बना सकते, मुल्क के सदर नहीं बन सकते। अब पाकिस्तान वाला निज़ाम भी नहीं है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाए, आप जो तीसरा बंदा है जिसके 5% वोट्स हैं उसको ख़रीद लें और उसे कहें ये ले पैसे और आ जा हमारे साथ जो है वो इत्तेहाद बना ले, फिर हम गवर्नमेंट बना लेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि दोबारा से इंतख़ाबात होंगे, सेकंड राउंड होगा तुर्की के अंदर इंतख़ाबात का। मैं आपको एक सिंपल सी सादा सी मिसाल देकर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सेकंड राउंड होता क्या। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, मुझे स्क्रीन पर नज़र आ रही है, आपको भी नज़र आ रही होगी। राउंड वन में ये 1 2 3 4 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े हो गए। इनमें से जो जेन है और मैरी ये जीत गए, यानी कि इन दोनों के हाईएस्ट वोट्स आए। तो दूसरा राउंड होगा जेन और मैरी के दरमियान और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो हो गए फ़ारक। अब इन दो कैंडिडेट्स को लेकर जो वोटिंग है
वो दोबारा से होगी। अब तुर्की के अंदर जो है वो सेकंड राउंड दोबारा से खेला जाएगा सदारती इंतखाबात का। 28 मई को सिर्फ 2 कैंडिडेट्स होंगे, एक तो रजब तैयब एर्दोगान और दूसरा केमाल किलिचदारोग्लू। ये जो 2 कैंडिडेट्स हैं इनके दरमियान दोबारा से 28 मई को मुकाबला होने वाला है और यहाँ पर फैसला होगा कि एर्दोगान सदर बनते हैं दोबारा से तुर्की के, या फिर ये जो किलिचदारोग्लू हैं ये सदर बनते हैं तुर्की के। अब ये डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेंगे अवाम ने डिसाइड कर लिया। अब ये इंतखाबात हो गए, वोट्स के रिजल्ट्स ही आपको सामने नज़र आ रहे हैं। अब अवाम ने क्या डिसाइड किया? अवाम ने डिसाइड किया कि जी 49 पॉइंट समथिंग % हम एर्दोगान के साथ हैं। अब अवाम ने डिसाइड किया कि जो दारोगलू है 45%, ऑलमोस्ट 45% जो अवाम है तुर्की के वो दारोगलू के साथ हैं। अब सेकंड राउंड में अवाम क्या करेंगे? वही अवाम है, उसी तरह से इन्होंने वोट देने हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि अब कैंडिडेट्स जो हैं वो 4 की जगह 2 होंगे। अब वो जो वोट्स हैं जो ये तीसरे कैंडिडेट को मिले ये डिसाइड करेंगे कि सदारत किसके पास जाएगी। ये जो 5% वोट हैं या ये जो बंदा है इसे ना कोई ख़रीद सकता है, ना बेच सकता है, ना हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। अब ये हो सकता है कि ये जो कैंडिडेट है, अब ये देखना है कि ये जो 2 हफ्ते का वक्त है, दूसरे राउंड पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड में 2 हफ्तों का वक्त होता है और ये 2 हफ्तों का वक्त है ये डिसाइसिव है, बहुत ज़्यादा डिसाइसिव है तुर्की के लिए। और सारी नज़रें इस तीसरे बंदे के ऊपर हैं कि ये जो अपनी तकरीरें करेगा। अभी खैर फ़िलहाल तो ये करप्शन के रोने रो रहा है, लेकिन कितने रोने रो लेगा? अगर इसे 5% चले और मैं वोट दे देता हूँ फिर भी ये बहुत पीछे है। तो आना दूसरा राउंड है और वो दूसरा राउंड होगा इन 2 पहले कैंडिडेट्स के दरमियान, एक तो दारोगलू और एर्दोगान के दरमियान होगा मुकाबला। अब ये जो तीसरा कैंडिडेट है ये इन 2 हफ्तों के दौरान क्या तकरीर करता है, अपने जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने इसे 5 से ज़्यादा % वोट दिए उनको ये क्या कहता है कि एर्दोगान को वोट डालना दूसरे राउंड में या फिर दारोगलू को वोट डालना दूसरे राउंड में। तो इस बंदे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है तुर्की का अगला सदर। अब खैर हॉर्स ट्रेडिंग या ख़रीदो फ़रोख्त यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं हो सकती कि इस बंदे को कोई ख़रीद ले या इसकी तकरीर का टिल्ट जो है वो टुवर्ड्स एर्दोगान कर दे या फिर टुवर्ड्स जो है वो दारोगलू कर दे। अब ये हो सकता है कि जो बाहर बैठा हुआ प्लेयर है वो तो ये काम कर सकता है, वो तो इस तीसरे बंदे को ख़रीद भी सकता है, इसको प्रेशराइज भी कर सकता है कि बेटा इन 2 हफ्तों के दौरान आपकी ये तकरीर है, हम आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं और ये तकरीर आपने करनी है, ताकि जो दूसरा राउंड हो उसमें जो वोटर्स आपके हैं जो कि ज़ाया हो गए, ज़ाहिर है पहले राउंड में इसे वोट देकर वो 5% जो वोट हैं वो तो ज़ाया हो गए, लेकिन दूसरे राउंड में वो वोट बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ, अगर ये जो तीसरे कैंडिडेट के वोट्स हैं ये उठाकर हम डाल देते हैं दारोगलू के खाते के अंदर तो फिर इसकी पोजीशन जो है वो एर्दोगान से बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर यही वोट डाल देते हैं एर्दोगान के खाते में तो फिर एर्दोगान जो है वो इजीली जीत सकते हैं दूसरा राउंड भी। अब दोनों जो कैंडिडेट्स हैं एर्दोगान और दारोगलू, इनकी जानिब से कहा गया कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, श्योर हैं कि दूसरा राउंड हम जीतेंगे। यानी कि केमाल ने भी कहा और एर्दोगान ने भी कहा कि दूसरा राउंड वो जीतने के लिए कॉन्फिडेंट हैं। अब खैर बैकडोर राबते भी किए जा रहे हैं तीसरे कैंडिडेट और उसके वोटर्स के ऊपर भी नज़र है। मैं अब आपको इस तीसरे कैंडिडेट की थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तीसरे कैंडिडेट की डिटेल्स जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ आ रही होगी कि क्यों इसकी डिटेल्स जानना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये जो तुर्की के सदर एर्दोगान हैं, इनकी जो पार्टी है, ये 3 इनके जो इत्तेहादी हैं, बेसिकली मेन 3 इत्तेहादी हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इन 3 इत्तेहादियों में से ये जो आपको दूसरा इत्तेहादी नज़र आ रहा है, इत्तेहादी जमात जो है MHP, ये MHP में हुआ करता था ये बंदा। ये जो तीसरा कैंडिडेट मैं आपको बता रहा हूँ जिसने तकरीबन 6% वोट्स लिए हैं, ये MHP में हुआ करता था, लेकिन इसके इख्तलाफात हो गए। यानी कि तुर्की के सदर एर्दोगान की जो पार्टी की एलाई है, जो इत्तेहादी पार्टी है, उसका ये कैंडिडेट हुआ करता था, लेकिन इसके इख्तलाफात हो गए और ये MHP को छोड़कर
चला गया था। ये बंदा जो है वो MHP को, एर्दोगान के इत्तेहाद को छोड़कर चला गया था और फिर ये अब एक एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ये फिर खुद ही खड़ा हो गया इंतखाबात में। अब आप मुझे ये बताइए कि जब इसे कहा जाएगा कि एर्दोगान को वोट दो या फिर केमाल को वोट दो, अपने फॉलोअर्स को कहो जिन्होंने तुम्हें 6%, तकरीबन 6% वोट्स दिए, उनको तुम क्या कहोगे? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है ये बंदा अपने वोटर्स को कहेगा कि आपने केमाल को वोट देना है, क्योंकि एर्दोगान का एलाय था, यहाँ से नाराज़ होकर ये चला गया, ये सेपरेट जो है एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़ा हो गया। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये अपने वोटर्स को कहेगा कि ठीक है हम पहले राउंड से बाहर हो गए, लेकिन दूसरे राउंड में आपने केमाल को वोट देना है। अगर ये नहीं भी कहेगा तो मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि एर्दोगान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ एर्दोगान के अंदर जो अवाम है वो एक तो ज़लज़ले की वजह से, फिर इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं, जो महंगाई है, जो डॉलर्स के मुकाबले में जो तुर्की की करेंसी है वो कितनी ज़्यादा डाउन हो गई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के ख़िलाफ़ उनके अपने अवाम भी आ गए। और ज़ाहिर है 20 साल हो गए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो तुर्की पर हुकूमत कर रहे हैं, तो एक तो अवाम की जानिब से भी थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन है, और दूसरा जो एर्दोगान के इत्तेहादी हैं नेटो ममालिक, अमरीका जो दादा है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो भी बड़े नाराज़ हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टिल्ट देखकर। तो रशिया और यूक्रेन की जंग में और नचाया हुआ उंगलियों पर नचाते हैं एर्दोगान, चाहे सीरिया का मामला हो, मिडल ईस्ट का मामला हो, रशिया का मामला हो, कॉकेसस का मामला हो, उंगलियों पर नचाते हैं एर्दोगान बाइडन को भी और नेटो को भी। इसलिए नेटो की ये कोशिश है कि किसी तरह एर्दोगान से जान छुड़वाई जाए, इसे धक्का दिया जाए और केमाल जो किलिच दारोगलू हैं उनको तुर्की का सरबराह बना दिया जाए। और दारोगलू की स्टेटमेंट्स जो सामने आई इलेक्शन कैंपेन के दौरान, रशिया के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स सामने आई, उनसे वाज़ेह हो रहा था कि किस तरह से ये जो दारोगलू है इसका टिल्ट टुवर्ड्स नेटो हो जाएगा। एर्दोगान का टिल्ट भी टुवर्ड्स नेटो भी है, टुवर्ड्स रशिया भी है, लेकिन उनकी जो सफारती अंदाज़ है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। सबको साथ लेकर चलते हैं एर्दोगान, और पहले 10 सालों में अपने इक़्तिदार के बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्की एर्दोगान ने बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ भी समेटी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया तुर्की ने इनके इक़्तिदार में जब ये प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर अगले जो 10 साल हैं वो इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थे, और स्पेशली जो गुज़िश्ता साल है वो बहुत ज़्यादा तुर्की के सदर, जो मौजूदा सदर हैं एर्दोगान, इनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा था जो गुज़िश्ता साल है, जो एक रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से, ज़लज़ले की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए इस साल रहा, जिसकी वजह से इतना टफ कंपटीशन है और इतनी ज़्यादा मुखालफत, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नल मुखालफत भी एर्दोगान की बहुत ज़्यादा है। इस इम्पॉर्टेंट वक्त में, इन इम्पॉर्टेंट इंतखाबात में इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है मैं आपको बता दूं। ये जो इंतखाबात हैं ये अब मॉडर्न डे तुर्की को 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। यानी कि जो मुआहदा तय पाया था जिसके तहत जो तुर्क सल्तनत ख़त्म हुई थी और मॉडर्न डे तुर्की को एक सेकुलर मुल्क में कन्वर्ट कर दिया था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने, तो अब उस मुआहदे को जिसने जंजीरों में जकड़ दिया था सल्तनत उस्मानिया को, उस मुआहदे को 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। यानी कि वो मुआहदा जो है अब ख़त्म हो जाएगा, 100 साल के लिए वो मुआहदा था। तो इस वक्त में तुर्की की जो बागडोर है, जो सदारत है, वो किसके हाथ में होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसको मैं आपको थोड़ा सा और टेक्निकल तरीके से समझा दूँ। ये जो दारोगलू है, ये जो केमाल किलिच दारोगलू है, इसकी जो पार्टी है मैं आपको बता दूं, इसकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी। ये वही पार्टी है जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की पार्टी थी, जो कि बहुत ज़्यादा सेकुलर था। इसने यूरोपियन रंग में रंग दिया तुर्की को, जो मॉडर्न डे तुर्की है इसे यूरोपियन रंग में रंग दिया। इवन कि तुर्की के अंदर जो मॉडर्न डे तुर्की है उसके अंदर जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जो बुनियाद रखी थी उसके अंदर ख़वातीन को हेड स्कार्फ लेने तक की इजाज़त नहीं थी। लेकिन तुर्की के जो मौजूदा सदर हैं एर्दोगान के इसी नारे के तहत आए थे कि मैं अपना रिलीजन भी साथ साथ लेकर चलूँगा, मैं मिक्स एक कल्चर लेकर चलूँगा, मैं किसी को दीवार से नहीं लगाऊँगा, यहाँ पर स्कार्फ की, हेड स्कार्फ की भी इजाज़त होगी, यहाँ पर तमाम जो मज़ाहिब हैं, तमाम जो एथनिसिटीज़
हैं वो मिलजुल कर रहेंगी, मुकम्मल तौर पर सेकुलर रंग में मैं तुर्की को नहीं रंगने दूंगा। तो ये नारा लेकर रजब तैयब एर्दोगान इक़्तिदार में आए थे। इसी वजह से 20 साल से एर्दोगान जो हैं वो इक़्तिदार में है। लेकिन अब वो 100 साला मुआहिदा चूँकि ख़त्म हो रहा है और वेस्ट को, नेटो को, अमेरिका को खौफ है कि अगर एर्दोगान तुर्की के सदर एक मरतबा फिर से बन गए या फिर तुर्की के सदर रहे तो मुआहिदा ख़त्म होने के बाद अब एर्दोगान क्या करेंगे, अपनी सल्तनत उस्मानिया को बहाल करने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह के इक़दामात एर्दोगान की जानिब से उठाए जा सकते हैं, इसलिए इसे साइड पर लगा दो। इसलिए तमाम नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो केमाल किलिच दारोगलू को लाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कांटेदार मुकाबला 28 मई को एक मरतबा फिर से इन दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान होने वाला है। आई होप कि आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डिटेल्स थी, मैंने कोशिश की कि आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं कि ये इंतख़ाबात क्यों इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं नेटो के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, चाइना, रशिया, जो मिडल ईस्ट है, OIC है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और तुर्क के लिए, जो मॉडर्न डे तुर्की नहीं, उससे पहले जो तुर्की था, जो ऑटोमन्स का तुर्की था, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुआहिदा ख़त्म होने के बाद किसके हाथ में तुर्की की सदारत होती है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑटोमन्स टाइप हुकूमत के लिए, ऑटोमन्स टाइप तुर्की के लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की लीडरशिप के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रशिया और अमेरिका के लिए तुर्की का सदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको स्टार्ट में कि दूसरी जानिब जो है वो कुर्तोगलू है, इनके दरमियान ये मुकाबला है जिसका फ़ैसला होगा 28 मई को। और जो तीसरा कैंडिडेट है उसके वोटर्स, उनका टिल्ट कहाँ जाता है, तीसरा कैंडिडेट अपने वोटर्स को क्या हिदायत जारी करता है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। नज़र रखेंगे, आपको इन इंतख़ाबात के रिज़ल्ट से आगाह करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।